चलिए, तो आज का जो टॉपिक है वो है बेटा थर्मोडायनामिक्स, राइट। अब थर्मोडायनामिक्स में वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, तो हम लोग एक एक करके फटाफट डिस्कस करना शुरू करते हैं। ठीक है, आई एम नॉट डिस्कसिंग जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बिकॉज वी नो अबाउट इट, राइट। तो वहां पे कुछ बात करने वाली बात नहीं है कि भाई टेम्परेचर के बारे में डिस्कशन करना है या थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में बात करना है। दैट इज नॉर्मल, हम लोगों ने कैलोरीमेट्री भी पढ़ लिया है, हम लोग जानते हैं टेम्परेचर क्या होता है, और हम ये भी जानते हैं कि दो डिफरेंट टेम्परेचर वाली चीजें एक इक्विलिब्रियम में किस तरीके से अचीव करती है, अटेन करती है। ठीक है, तो हम लोगों को जो एक्चुअल में देखना है वो है प्राइमरली थर्मोडायनेमिक्स। हीट की वजह से कैसी फोर्सेस क्रिएट होती हैं, कैसा मोशन क्रिएट होता है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। दैट इज ऑल एंड ऑल इनटू दिस पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में सबसे पहला चीज आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिस्कस करना। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बच्चा तीन चार चीजों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, मैं सारी चीजें डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहली चीज है हीट, क्योंकि ऑब्वियसली हीट का इन्वॉल्वमेंट थर्मो दिख रहा है, सो ये आ जाएगा चेंज इन हीट। चेंज इन हीट तो सिंपल सी बात है, ये पॉजिटिव है अगर हीट इज गिवन टू द सिस्टम, टू द सिस्टम, एंड नेगेटिव है इफ हीट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सिस्टम। एक एक करके सारी बातें करेंगे हम। डेल्टा क्यू का फॉर्मूला बेचा बच्चा वही रहेगा, यहाँ पे हम लोग मोलर स्पेसिफिक हीट वाला कांस्टेंट यूज करते हैं। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन सी डेल्टा टी। ठीक है, यहाँ पर सी जो है वो दो तरह के हो सकते हैं, ऐसा सब कुछ बात करता रहूंगा। फर्स्ट लॉ प्राइम फोकस रखा है। अब हीट की बात की है तो हीट के बारे में बातें कर लेते हैं। ठीक है, हीट के बारे में बातें करेंगे तो हीट के सिनेरियो में क्या क्या चीजें आती हैं, वेल आई डिस्कस इट। दूसरी चीज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो रहेगा डेल्टा यू के बारे में। फॉर्मूला क्या है मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा। डेल्टा यू क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये भी सीधी चीज है, ये पॉजिटिव होगा अगर टेम्परेचर राइज कर रहा है। इफ टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इंक्रीजेस। वही नेगेटिव होगा इफ टेम्परेचर ऑफ सिस्टम डिक्रीजेस। वही लास्ट चीज आती है वर्क डन, डेल्टा डब्ल्यू के बारे में बात करना। ठीक है, तो डेल्टा डब्ल्यू के बारे में बात भी कर लेते हैं, फटाफट पहले इसको लिख लो। डेल्टा क्यू मतलब चेंज इन हीट, डेल्टा यू मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा डब्ल्यू मतलब वर्क डन। मैं अगेन, मैं इन सब चीजों में जो साइन कन्वेंशन लिखाई है मैं बात करूंगा एक एक करके डिस्कस करके। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ वो बता रहा हूँ कि इंटरनल एनर्जी थर्मोडायनेमिक के रूल में, फर्स्ट लॉ में हम लोग किन किन चीजों को पढ़ते हैं। ठीक है, तो मेरा प्राइम मोटिव अभी के लिए सिर्फ वही है, आपको यही समझाना कि क्या चीजें हैं। डेल्टा क्यू मतलब हीट के बारे में डिस्कस करना, तो ये हम लोग अब जान चुके हैं कि हीट के बारे में क्या डिस्कशन करना है, क्या प्राइमरली समझना है। जस्ट अ मिनट प्लीज। ठीक है, एंड द लास्ट थिंग कम्स अप एज वर्क डन। क्या है वर्क डन, तो मैं उसके बारे में बात करता हूँ। जस्ट अ मिनट प्लीज, I think there is some technical glitch. I'm not able to start it. Wait. Right. The next thing comes up as delta W, which is nothing but change in work done. या वर्क डन ही डाल देता हूँ, चेंज क्या डालना है, सीधा लिख देते हैं वर्क डन। अब वर्क डन का भी पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव वर्क डन रहेगा व्हेन वर्क इज डन बाय द सिस्टम। ये प्राइमरी बात है, जब डेल्टा वी पॉजिटिव है तो वर्क डन भी पॉजिटिव, मतलब चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव है तो वर्क डन भी पॉजिटिव है। नेगेटिव होता है जब कहते हैं हम लोग कि वर्क डन ऑन द सिस्टम हो।
ठीक है, मैं एक खाली सिरिंज को धक्का मार के उसको छोटा करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो सिनेरियो में क्या आ रहा है, मैं वर्क डन ऑन द सिस्टम कर रहा हूँ, ऑन सिस्टम, क्योंकि वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है इसका मतलब नेगेटिव वर्क डन है, वॉल्यूम बढ़ रहा है मतलब पॉजिटिव वर्क डन है। अब एक काम करते हैं, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग एक एक करके सबके बारे में बात करते हैं। जैसे कि सबसे पहले वर्क डन लिखा ही है, तो वर्क डन के बारे में ही बात कर लेते हैं। वर्क डन का मतलब है ये एक पिस्टन अरेंजमेंट है, और इस पिस्टन अरेंजमेंट को हम लोग यहाँ पर हीट अप करते हैं। हीट अप करने के साथ क्या होगा, ये पिस्टन थोड़ी देर बाद आपको यहाँ दिखेगा। तो हीट की वजह से क्या हुआ, धक्का बजा। ठीक है, हीट की वजह से धक्का बजा, तो देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ dx। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पिस्टन ए दिया हुआ था, देयर इज अ चेंज इन वॉल्यूम, सी dw क्या होता है, f डॉट dx। नाउ सिंस वी नो f और कुछ नहीं बल्कि प्रेशर इनटू एरिया होता है, a into dx मतलब देयर इज अ चेंज इन वॉल्यूम, तो dw इज इक्वल टू pdv लिखा जाएगा। अब आई नो केमिस्ट्री में हम लोग उल्टा पढ़ते हैं कि वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव है और ऑन द सिस्टम पॉजिटिव है। तो मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ, इसको भी याद करने का एक तरीका है। वो तरीका देखो होगा तो सेम ही, नेचर थोड़ा अलग हो जाएगी। आप हीटअप करो किसी चीज को, अब उसका टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, अब उसका वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, तो वॉल्यूम बढ़ेगा ही। वो आप फिजिक्स में करो या केमिस्ट्री में करो। लेकिन ये पॉजिटिव नेगेटिव का उल्टा क्यों हो जाता है, क्योंकि मैंने बार बार एक चीज लिखी है, बाय द सिस्टम। ठीक है, तो याद रखेंगे फिजिक्स में सिस्टम है गैस। ठीक है, तो नोट डाल के लिख देता हूं, ये लिख देता हूं, फिजिक्स में सिस्टम है गैस। वही केमिस्ट्री में पिस्टन है सिस्टम। अब देखो आपको समझ आ जाएगा, जब आप गर्म करते हो तो पिस्टन ऊपर की तरफ जा रहा है, तो पिस्टन पे काम हुआ, पिस्टन पे काम होने की वजह से पिस्टन ऊपर की तरफ मूव हुआ, तो पिस्टन ने काम किया, तो उस सिनेरियो में क्या हो जाएगा, वही कंडीशंस बदल जाती हैं, है ना। जब गैस धक्का मार रही है, किसको मार रही है, पिस्टन को मार रही है, तो गैस कुछ काम कर रही है, बाय द सिस्टम पॉजिटिव है। वेर एज इसी प्रोसेस को केमिस्ट्री में हम लोग नेगेटिव कंसिडर करते हैं, क्योंकि आप समझो उस समय पिस्टन पे काम हो रहा है, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। आप अपने दिमाग में जनरल बात कर लीजिए, बाय द सिस्टम इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑन द सिस्टम इज नेगेटिव। फिजिक्स और केमिस्ट्री में सिर्फ सिस्टम बदलते हैं। भाई तुम कुछ काम करोगे तभी तो रिजल्ट आएगा, मैं तुमको जितना मर्जी पढ़ाता रहूं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सो ऑन द सिस्टम हमेशा वर्क डन नेगेटिव है, बाय द सिस्टम पॉजिटिव है। तुम मेहनत करोगे तभी होगा, तो सिस्टम बदल दो, सिस्टम बदल दो, वर्क डन का वैल्यू बदल जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव चेंज हो जाता है। गॉट इट। प्राइमरी आपको ज्यादा समझना नहीं है, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी वी है। ठीक है, यही बेसिक फॉर्मूला आपको याद रखना है। डीवी पॉजिटिव है तो डेल्टा डब्ल्यू भी पॉजिटिव है, डेल्टा वी नेगेटिव है तो डेल्टा डब्ल्यू भी नेगेटिव है। वॉल्यूम बढ़ेगा तो वर्क डन भी बढ़ेगा, मतलब पॉजिटिव होगा, वॉल्यूम घटेगा तो वर्क डन भी नेगेटिव होगा, खत्म होगी बात। ये आगे पहली चीज वर्क डन के बारे में जानने वाली। अब आता हूं इंटरनल एनर्जी के बारे में बात करने के लिए। इंटरनल एनर्जी यू इज नथिंग बट अ स्टेट फंक्शन। ये सिर्फ फाइनल और इनिशियल पोजीशन से ही डिपेंडेंट है, जबकि वर्क डन हो गया या फिर हीट हो गया, ये पाथ फंक्शन है। ठीक है, तो वो भी याद रखेंगे, ब्रैकेट में लिखता जा रहा हूँ ये सारी चीजें जो काम की हैं। ये हो गया पाथ फंक्शन, जैसे जैसे चलेगा, जैसे जैसे आप काम करोगे वैसे वैसे वर्क डन चेंज होगा। ठीक है, लेकिन इंटरनल एनर्जी सिंपल सी बात है बेटा, इसमें ज्यादा कुछ सोचने वाली चीज नहीं है, बेसिक दिमाग चलाओ। क्या तुम टेम्परेचर फाइंड कर सकते हो किसी चीज का, अगर तुम्हारे पास रेफरेंस पॉइंट ही नहीं है तो? नहीं। अगर मैं कल से कह दूं कि नहीं, कल से गोल्डन रूल है, राहुल अरोड़ा का जो भी बॉडी टेम्परेचर है वो दुनिया में स्टैंडर्ड है, लो, मतलब मेरा जो भी दुनिया में आप टेम्परेचर काउंट कर रहे हो वो मेरी बॉडी टेम्परेचर से काउंट होगा। तो अगर मेरे को किसी दिन बुखार है तो वो बॉडी टेम्परेचर चेंज हो जाएगा।
ठीक है, तो यहाँ पर वो तो गलत रेफरेंस है, तो टेम्परेचर रेफरेंस इज रॉन्ग थिंग। इसी तरीके से किसी ऑब्जेक्ट की इंटरनल एनर्जी निकाल नहीं सकते, क्योंकि हम किसी ऑब्जेक्ट की टेम्परेचर नहीं फाइंड कर सकते, हमें हमेशा रेफरेंस दिखता है, चेंज दिखता है। हेंस इसी तरीके से इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करना, इफ आई से U इज इक्वल टू F/2 nRT, हम लोगों ने ये लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, ये गलत है, इट्स अ रॉन्ग फॉर्मूला टू राइट। यू कैन नॉट फाइंड अ टेम्परेचर इफ यू डोंट हैव अ रेफरेंस फ्रेम, so that means you cannot find an internal energy if you don't have a reference frame. So the correct formula is delta U is equal to F/2 nR delta T. जितना चेंज इन टेम्परेचर होगा उतना चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा। केमिस्ट्री में भी आप इंथैल्पी भी ऐसे ही पढ़ते हैं, इंथैल्पी भी स्टेट फंक्शन है, जितना चेंज हुआ है आप सिर्फ चेंज निकाल सकते हैं। आप कहिए मुझे H1 पता लग जाए और H2 पता लग जाए, या आपको U1 पता लग जाए और U2 पता लग जाए, नहीं होगा, आप हमेशा चेंज निकाल सकते हैं। ठीक है, डेल्टा U इज इक्वल टू F/2 nR डेल्टा T। अब आप समझ सकते हैं, आप गर्म करिए, गैस गर्म होगी, सिस्टम गर्म होगा, गर्म मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा मतलब इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। यही साइन कन्वेंशन मैंने पहले में लिखवाया, इफ टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इंक्रीजेस तो डेल्टा U पॉजिटिव है, डिक्रीज करेगा टेम्परेचर तो नेगेटिव हो जाएगा। ये तो यार दिमाग चलाने वाली बात ही नहीं है, सीधा सा फंडा आ गया। ठीक है, वही हीट के बारे में बात कर लेते हैं। डेल्टा Q ये क्या है? ये है बेटा पाथ फंक्शन। जैसे जैसे गर्म करोगे वैसे वैसे चीजें फर्क पड़ने लग जाएगी। तो डेल्टा Q का भी डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देंगे, NC डेल्टा T। वी कॉल इट एज मोलर स्पेसिफिक हीट वाला फॉर्मूला। जैसे हम लोग MC डेल्टा T लिखते थे, वैसे हम NC डेल्टा T लिख रहे हैं। अब यहाँ पर जो C है which is nothing but molar specific constant। अब ये गैसेस में होते हैं दो तरह के, एक होता है CV, एक होता है CP। CV मतलब स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और CP होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अच्छा प्रेशर ना, आई एम सो सॉरी, मैंने गलती से कुछ सोच रहा था, मैं गलती से लिख दिया। थैंक यू। कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर पे दो अलग अलग CV के वैल्यूज आ गए। हम लोग जनरल फॉर्मूला सबके जानते हैं। अब आप वर्क डन भी जानते हो, आप इंटरनल एनर्जी भी जानते हो, और आप हीट भी जानते हो। वर्क डन में आप एक फॉर्मूला चाहो ऐसे भी लिख सकते हो, सिंस PV इज इक्वल टू nRT होता है, तो अगर आप PdV लिखना चाहते हैं तो आप इसको nRDT भी लिख सकते हैं। ठीक है, nRDT भी लिख सकते हो। पीछे क्यू के केस में तो खाली सीपी आएगा ना। अब बताता हूँ, अभी देखो बताता हूँ। ठीक है, मैं पूरा समझाऊंगा, डोंट वरी। अब मैं आऊंगा वापस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में, ठीक है, और फिर मैं समझाता हूँ ये CP/CV का क्या खेल है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। आई वोंट वेट बच्चा आज। हाँ जी, ले लिया। ओके, क्योंकि ज्यादा वी कांट वेट मच इन दिस लेक्चर बिकॉज कंटेंट ज्यादा है। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं, तो बाद में इसी लेक्चर को बाद में दोबारा भी देख सकते हैं। ओके, एक मिनट, माय इंटरनेट इज लिटिल अनस्टेबल टुडे, लेट मी जस्ट चेक। Okay. Okay. The next thing comes up is first law of thermodynamics क्या कहता है? First law of thermodynamics is nothing but law of conservation of energy. एनर्जी का कंजर्वेशन बताता है, ठीक है, विदाउट दी लॉस। यहाँ पर भी सीधा फंडा है। ये क्या बोलता है, कहता है कि भैया आप अगर हीट दोगे सिस्टम में तो उसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा और सिस्टम कुछ काम नहीं करेगा, है ना।
तो वही चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस भी कर लेंगे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है तो कहता है डेल्टा क्यू, जो भी आप हीट दे रहे हैं वो सिस्टम का टेम्परेचर भी बढ़ाएगा और कुछ काम भी करेगा। अब इसी चीज को बेटा हम लोग सीपी और सीवी के पर्सपेक्टिव से समझते हैं, ठीक है। अगर मैं फॉर सीवी आई कंसिडर दिस, सीवी मतलब क्या हुआ, कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम के सिनेरियो में डीडब्ल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, पीडीवी। नाउ सिंस वॉल्यूम इज कांस्टेंट, 0 होगा। बिल्कुल, सिंस वॉल्यूम इज कांस्टेंट तो डीडब्ल्यू का वैल्यू हो जाएगा 0। अब आप सीवी के लिए देख रहे हैं तो डेल्टा डी क्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो बच्चा ध्यान रखिएगा, मैं इसको डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू भी लिख सकता हूँ। प्लीज ध्यान रखिए, अब इतना तो पढ़े लिखे हैं हम, डेल्टा और डी में फर्क हम जानते हैं, डिफरेंशिएबल डिफरेंस है, और एक आएगा कि एक लिमिट मतलब नोन फाइनाइट नंबर डिफरेंस। डी क्यू को हम लिख देंगे एन सॉरी एन सी वी डी टी, एंड वैसे ही हम लोग डी यू का फॉर्मूला लिख देंगे एफ बाई टू एन आर डी टी। करेक्ट है, डेल्टा क्यू को एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी लिख रहे थे तो डी यू को हम ये लिख देंगे, हो गया गाइस खत्म। एन सी वी डी टी इज इक्वल टू एफ बाई टू एन आर डी टी प्लस 0। ठीक है, इसमें क्या कैंसिल हो रहा है, क्या स्ट्राइक आउट कर सकते हैं, एन स्ट्राइक आउट कर सकते हैं, डी टी स्ट्राइक आउट कर सकते हैं, तो मेरे पास क्या मिल गया, सी वी इज इक्वल टू एफ बाई टू आर। डिग्री ऑफ फ्रीडम से डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो आप, जो भी गैस की बात कर रहे हो। अब हम डिग्री ऑफ फ्रीडम जानते हैं तो हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं इसको। और यस, मेरे को डेल्टा क्यू में एन सी वी डी टी क्यू का वो नहीं समझा, मतलब वो हमारी मर्जी है कि हम उसको कांस्टेंट वॉल्यूम पे कंसीडर कर रहे हैं तो हम सीवी लिखेंगे, अगर प्रेशर कंसीडर किया तो सीपी लिखेंगे। नहीं मैंने यहाँ पर बोला ना, मैं कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, आई एम डिस्कसिंग कांस्टेंट वॉल्यूम, फॉर सीवी लिखा था मैंने, हाँ ऐसे हाँ अपने हिसाब से नहीं करना हमें जो दिया गया कंडीशन हम वही बात करेंगे। सी देयर आर 3 पैरामीटर्स ऑन व्हिच गैस वर्क्स, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। अब मुझे एक चीज कांस्टेंट रखनी पड़ेगी ताकि मैं दो के बीच में रिलेशन समझा सकूं, तो वही मैंने यहां पर किया। ठीक है, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ताकि मैं सीपी देख सकूं। अब मैं यहां से मेयर्स रिलेशन भी निकाल दूंगा ताकि आप सारे क्वेश्चन ऑफ सीपी एंड सीवी आराम से स्पेसिफिक हीट के सारे क्वेश्चन इजीली टैकल कर सकते हैं। डन सर। सीवी पता लग गया, गुड इनफ। लेट्स टॉक अबाउट सीपी। फॉर सीपी हमारे पास क्या आएगा, कांस्टेंट प्रेशर है, ठीक है। फॉर सीपी या कांस्टेंट प्रेशर की डिस्कशन करेंगे बेटा, तो डी क्यू का फॉर्मूला आ जाएगा एन सी पी डी टी। डी डब्ल्यू का फॉर्मूला करेंगे तो वो आएगा पी डीवी। नाउ सिंस प्रेशर इज अ कांस्टेंट टर्म, आई कैन आल्सो राइट इट एज डी पीवी। करेक्ट, डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन के अंदर रखो या उसको बाहर ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट नाउ वी नो दैट सिंस पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, सो देयरफॉर डी डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, डी क्यू मिल गया, डी डब्ल्यू आ जाएगा एन आर डी टी, डी डब्ल्यू में मिल गया, और डी यू तो हम जानते ही हैं, एफ बाई टू एन आर डी टी। करेक्ट, डी यू हम जानते ही हैं। अब एक और चीज जानते हैं दोस्तों, हम लोग ये भी जानते हैं सिंस सी वी का फॉर्मूला था एफ बाई टू आर, तो मैं जानबूझ के क्या कर रहा हूं, मैं सीवी की जगह लगा रहा हूं, तो डी यू इज इक्वल टू रिटन एज सीवी इंटू एन डी टी। जितने ब्लॉक्स लिखे उस इन्हीं को काउंट करना है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में डालिए, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, तो डी क्यू आ जाएगा एन सी पी डी टी इज इक्वल टू एन सी वी डी टी प्लस एन आर डी टी टी है, वो I'm not able to write it over there. dt है बेटा, ध्यान रखना।
राइट, ठीक है, क्या क्या कैंसिल हो रहा है बताओ। एनडीटी दोनों तरफ है, एनडीटी कैंसिल हो जाएगा, एनडीटी कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा? CP is CV plus R. एकदम सही बात है, तुम्हारे पास आ गया सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। तो सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा? वी आर डन विद इट ऑलरेडी, हमें समझ आ गया ये, है ना। सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर आ जाएगा, तो ये आ गया। दिस इज नोन एज मेयर्स रिलेशन। क्या बुलाते हैं? मेयर्स रिलेशन। गिव मी 1 सेकंड प्लीज। इस सब में जो एटलास लर्न करना है वो मेन फॉर्मूला ही है ना, CP माइनस CV is R वाला। दैट्स राइट, हमें बेसिकली वही याद रखना है, बट हम लोग उसको अलग अलग फॉर्मेट में जरा आंसर्स को लिख लेते हैं। I'll just give you a glimpse. 1 second. स्क्रीन शेयर बंद हुआ है। Yeah, I know. थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, no problem. हाँ जी, देखेंगे दोबारा। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एनडीटी को कैंसिल कर रहा हूँ। एनडीटी को कैंसिल कर दिया, तुम्हारे पास रह गया सीपी इज इक्वल टू सीवी प्लस आर। अब आप जानते हैं सीवी का फॉर्मूला क्या है? एफ बाई टू आर प्लस आर। तो आर को कॉमन निकाल लीजिए, एफ बाई टू प्लस वन आ गया सीपी का फॉर्मूला। तो एक तो ये कंडीशन आ गई, दिस इज नथिंग बट मेयर्स रिलेशन। जो ब्लॉक डाल रहा हूँ वही इंपॉर्टेंट है। अब आप देखिए, अगर आप स्टोकियोमेट्रिक कांस्टेंट निकालना चाहे तो वो और कुछ नहीं बल्कि सीपी और सीवी का रेशियो है। तो आर इंटू एफ बाई टू प्लस वन अपॉन आर इंटू एफ बाई टू। तो आर और आर भी कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या आंसर आ गया गाइस? हमारे पास आ गया गामा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 बाई एफ। 1 प्लस 2 बाई एफ। एफ प्लस 2 बाई एफ भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल सी बात है, डिग्री ऑफ फ्रीडम लगाते जाइए, आपको आंसर्स मिलते जाएंगे। नॉट टफ थिंग। सीपी सीवी एंड सीपी सीवी के बीच का रिलेशन, स्टोकियोमेट्रिक कांस्टेंट, वी आर डन विद ऑलमोस्ट एवरीथिंग नाउ। मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट खींचेंगे एवरीवन सो दैट वी कैन मूव अहेड। कूल। मूविंग अहेड हमारे पास आता है, हम लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्ली देख लिया, सीपी सीवी की वैल्यूज देख ली। अब यहाँ पर आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। तो टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, तो डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस में पहला थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हम पढ़ेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या क्या चीजें याद रखने वाली है? पहली चीज, टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो मतलब क्या लग जाएगा हमारे पास? वॉल्यूम लॉ लग जाएगा, ठीक है। दैट इंप्लाइज प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, जिसको हम लोग P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 भी लिख सकते हैं। इसको ग्राफिकली डिफाइन करूं तो मैं क्या लिख दूंगा? तो P वर्सेस V, इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी, मतलब ग्राफ गोज लाइक दिस। ये इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी है, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई मुझसे पूछे, अब आप लोगों को मैं सिंस ग्राफ्स बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, कोई मुझे पूछे व्हाट इज द स्लोप ऑफ पीवी कर्व, तो मुझे क्या करना है? नाउ यू नो दैट किसी भी एक पॉइंट को रैंडमली सिलेक्ट करो और स्लोप निकालने के लिए उसका टेंजेंट ड्रॉ कर लो, ठीक। ये आ जाएगा थीटा, करेक्ट। यहाँ पे हमारे को स्लोप निकालना है, तो m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? tan theta. Please understand this. I am actually getting into the second quadrant and the fourth quadrant. इसका मतलब ये नेगेटिव स्लोप है, ठीक है। तो tan थीटा पहली बात तो नेगेटिव है, तो
P का वैल्यू आ जाएगा माइनस dp by dv डायरेक्टली, दैट्स इट, नथिंग मच, माइनस dp by dv, ठीक है, और कुछ नहीं है। चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन वॉल्यूम। वाई नेगेटिव? बिकॉज फोर्थ क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में ट्रैवल कर रही है स्लोप, देखो जरा, ऐसे है, ऐसे होती तो पॉजिटिव स्लोप है, ये नेगेटिव स्लोप होती है, ठीक है। तो माइनस dp by dv इज दी स्लोप ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। आप इसको अगर आइडियल गैस इक्वेशन में भी लिखना है वो भी यूज कर सकते हैं। आपको याद है dp इंटू वी प्लस वी डॉट dp, सॉरी, p डॉट dv इज इक्वल टू nr dt रहता है, याद है? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन लिखाया था। तो dt जीरो है, तो उस कंडीशन में dp इंटू वी प्लस p डॉट dv इज इक्वल टू जीरो आ जाता है। यहाँ पर अगर आप dp by dv निकालेंगे with the minus thing which is nothing but slope is equal to p by v itself। तो ये क्या आ गया? स्लोप और कुछ नहीं, p और v का रेशियो। सही है ना? इधर उधर करिए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लेके जाइए, देखिए ये आंसर आएगा। तो ये इतना क्यों करवा रहा हूं मैं बताऊंगा। I'm just explaining you each and every aspect of each and every process। क्या क्या पूछ सकते हैं, सब कुछ है यहाँ पर। Whatever I'm doing इसमें सब कुछ कवर है। कूल एवरीवन, 2 पॉइंट हुए। थर्ड पॉइंट, मूविंग टू द थर्ड पॉइंट। कोई आपसे पूछे व्हाट इज आइसोथर्मल इलास्टिसिटी या इलास्टिक कांस्टेंट। आइसोथर्मल इलास्टिक कांस्टेंट का वैल्यू किसके बराबर होता है? सो लेट मी डू दैट। सी dp into v plus v dot dp is equal to nr dt। अब आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो dp into v plus v dot dp, आई एम सो सॉरी मैंने सेम ही लिख दिया ना, p dot dv is equal to जीरो, क्योंकि dt जीरो है, ठीक है, तो जीरो आ गया। अब यहाँ पर देखिए जरा गाइस, p dv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस dp डॉट v। तो p का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? माइनस dp इंटू v बाई dv। दिस इज नथिंग बट व्हाट इज दिस? बल्क मॉडुलस। सो बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ द गैस। तो इसका मतलब आइसोथर्मल इलास्टिक कांस्टेंट का भी पूछा जाता है, डायरेक्ट आंसर क्या है उसका? प्रेशर। आइसोथर्मल इलास्टिक कांस्टेंट का वैल्यू किसके बराबर है? प्रेशर के बराबर है। The fourth condition, that is work done, the last thing, ठीक है। वर्क डन भी देख लेते हैं। तो वर्क डन का फॉर्मूला तो सबको आता है यार, nRT ln of v final by v initial। आई एम नॉट गेटिंग इनटू द डेरिवेशन ऑफ इट, आप लोगों को डायरेक्टली कंक्लूजन याद रखना है। nRT नेचुरल लॉग ऑफ v final अपॉन v initial, ठीक है। तो ये चार चीजें हम लोग हर केस में डिस्कस करने वाले, डोंट वरी, ठीक है। तो चार सिनेरियोज जितने भी मैंने आप लोगों को दिए हैं, ये चारों के चारों सिनेरियोज अलोंग विद द ग्राफ हम लोग हर डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के लिए बात करेंगे। One process is done, that's isothermal। Moving ahead, screenshot गिन लीजिए। Moving ahead, That's it. okay, second, that's isochoric process। आइसोकोरिक का मतलब है वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट। पहला केस मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। इसका मतलब हुआ P1 by T1 is equal to P2 by T2 और P1 by P2 is equal to T1 by T2, कुछ भी यूज कर सकते हैं।
यहाँ क्या दिखा रहे, सॉरी, गे लुसेक्स लॉ, दैट्स राइट, ये वही है। सेकंड, इसी को अगर हम लोग ग्राफिकली डिफाइन करें तो मैं आपको अलग अलग ग्राफ से दिखाता हूँ। पहला है ऑब्वियसली पी और टी के बीच का ग्राफ, तो वो तो आएगा स्ट्रेट लाइन। At 0 Kelvin, 0 degrees Celsius also there is certainly some pressure. Obviously it is 0 at 0 Kelvin, minus 273.15 degree Celsius. ये पीटी ग्राफ है। यही अगर मैं पीवी ग्राफ बना दूं, क्या कांस्टेंट है? वॉल्यूम, प्रेशर चेंज हो रहा है, ये ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन। वॉल्यूम कांस्टेंट है लेकिन प्रेशर वेरिएबल है, ठीक है। तो कभी भी आपको ग्राफ में ऐसा दिखता है तो इसका मतलब क्या है, सेम वॉल्यूम पे आप अलग अलग प्रेशर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज नोन एज आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है। तो स्लोप क्या आएगी, कुछ है ही नहीं यार, ये तो स्लोप निकालने को फायदा है, कुछ स्लोप है ही नहीं भाई, चेंज ही नहीं हो रहा है। माइनस डीपी बाई डीवी होता है, देयर इज नो डीवी, सो स्लोप क्या आएगी, इनफाइनाइट। ठीक है, तो स्लोप करने का फायदा नहीं है, हो गया काम यहाँ पे खत्म। नेक्स्ट थिंग कम्स अप, यहीं पे लिख देता हूँ, थर्ड सेगमेंट आपसे को पूछे आइसोकोरिक इलास्टिक कांस्टेंट, तो आप समझ चुके हैं इसका मतलब है वो बल्क मॉडुलस पूछ रहा है। Now, since dV is 0, so therefore bulk modulus is Infinite. not defined या infinity. Okay, third आ गया। Fourth, what is work done? 0. Isocoric process, बिल्कुल सही बात है। dW का फॉर्मूला होता है PdV। Now since volume is 0, so therefore dW भी कितना होगा, 0। खत्म हो गया। पिछला प्लीज स्क्रीनशॉट खींच लीजिए एक बार। दो प्रोसेस कंप्लीट हो गए। मूविंग अहेड, नेक्स्ट आता है आइसोबेरिक प्रोसेस, ठीक है। थर्ड, isobaric process. Pressure is constant. Yes, that's right. Pressure is constant. So pressure is kept constant. पहला ही केस है। Pressure is kept constant. मतलब we are dealing with Charles law, right? Volume is directly proportional to temperature. V1 by T1 is equal to V2 by T2, or we can write V1 by V2 is equal to T1 by T2. Again the same thing. Curves बना लेते हैं। पहला आ जाएगा VT कर्व, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में कर्व। ये आ जाएगा। इसी की अगर मैं पीवी कर्व बनाऊं, so pressure is kept constant, volume varies, तो ग्राफ गोज लाइक दिस, ठीक है। वॉल्यूम बढ़ रहा है मतलब एक्सपेंशन हो रही है। वॉल्यूम उल्टा ग्राफ करना था, डायरेक्शन उल्टा बना था तो कंप्रेशन होता। वॉल्यूम कम हो रहा है मतलब कंप्रेशन हो रहा है, बढ़ रहा है मतलब एक्सपेंशन हो रहा है। स्लोप क्या आएगी, 0। यस, क्योंकि m क्या होता है, dp बाई dv, dp 0 है, खत्म होगी बात। इसमें थर्ड थिंग समझाते हैं, आइसोकोरिक
आइसोकोरिक, सॉरी क्या, इलास्टिक कांस्टेंट, ये भी 0 ही होगा फिर। बिल्कुल बच्चा, बिल्कुल सही बात है, ये 0 ठीक है, है, कांस्टेंट है। बिल्कुल। बल्क मॉडुलस माइनस डीपी इंटू वी बाई डीवी है। नाउ सिंस डीपी का वैल्यू 0 है, सो देयरफॉर इलास्टिक कांस्टेंट आइसोकोरिक इज इक्वल टू 0 आएगा। इलास्टिक कांस्टेंट ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेसेस 0। आइसोबारिक है। यार थैंक यू। राइट, मूविंग अहेड, द फोर्थ वन, वर्क डन निकाल लेते हैं। वर्क डन का डायरेक्ट फॉर्मूला है एन आर टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, पी डॉट डीवी प्लस डीवी डॉट पी, आप देखिए इसको, बहुत आसान है। उसमें बहुत सिंपल सी बात है। अब आप ये तो वैसे जीरो कर देंगे क्योंकि चेंज इन प्रेशर 0 है, ये तो कैंसिल ही होगी टर्म। ये आ गया पी डीवी को, आप क्या, पी डीवी वर्क डन का फॉर्मूला है, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एन आर डी टी, वही लिखा है। समझ गए हो? मैं लिख नहीं रहा हूँ, समझ गए हो बस आप, समझाने के लिए लिखा था मैंने। तीन प्रोसेस कंप्लीट। कभी भी वर्क डन निकालना है, एक चीज एडिशन कर देता हूं मैं, यहाँ पे लिख सकते हैं एरिया अंडर पीवी कर्व गिव्स वर्क डन। ये मैं जानबूझ के यहाँ पे आया वापस। कभी भी आपको वर्क डन पूछा जा रहा है तो एरिया अंडर द कर्व निकाल दीजिए, यू आर डन विद इट। ठीक है बेटा, ओके, मूविंग बैक and let's discuss the third, the fourth and the last one, that's adiabatic process। इसमें क्या है, heat is kept constant, तो आइसोबारिक में पी डॉट डीवी नॉर्मली होगा ना वर्क? सॉरी, पी डॉट डीवी नॉर्मली ही होगा ना वर्क? वॉल्यूम चेंज हो रहा है ना, प्रेशर कांस्टेंट है, नॉर्मली एरिया अंडर द कर्व निकाल दे। देखना है यहाँ पर, जैसे मैं अगर यहाँ बताऊं, यू कैन फाइंड एरिया अंडर द कर्व, that gives you the work done, whereas in the isocoric process you cannot find area under the curve, there is no area, that implies वहां पे work done 0 है। तो ग्राफिकली भी हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है, गुड इनफ। ओके, हीट एस्केप कांस्टेंट, इसका मतलब है पी वी रेज पर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब यहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, तो मैं इसके अलग अलग वेरिएशंस पहले लिख देता हूँ। एक मिनट, इसको ब्लॉग में नहीं डालता हूँ, एक ही आ गया, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्या लिख सकते हैं, और दोस्तों, और लिखने से पहले मैं एक काम करता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ, पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी, सही है। तो मैं पी को चाहूं तो लिख सकता हूँ एनआरटी बाई वी, कैन आई डू दिस? बस पी की जगह वो लगा दो, एनआर तो कैंसिल ही होने वाला है, तो टी वन वी वन गामा माइनस वन इज इक्वल टू टी टू वी टू गामा माइनस वन। मुझे बच्चे कई बार बोलते सर मुझे याद नहीं होता, तो इसका याद करना है, किसने बोला याद करने को, मैंने नहीं बोला। पीवी रेश पर गामा याद रखना है, और वो तो सबको पता है। तो आपने आइडियल गैस इक्वेशन की वैल्यूज पुट कर करके इसको जंबल अप करते रहो, हो गया काम। ये लिख लो, और लिखता हूं, एक और लिखता हूं, लो, और पीवी इज इक्वल टू एनआरटी हमें पता है, एक काम करो, वी की जगह लिख दो एनआरटी बाय पी, फिर से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वी को रिप्लेस कर रहे हैं, टी वन तो वैसे का वैसे ही रहेगा ही,
अंदर क्या बच गया देखो, T1 रेस्ट पर गामा और P1 रेस्ट पर गामा इज इक्वल टू P2 T2 रेस्ट पर गामा और P2 रेस्ट पर गामा। इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं हम, P1 1 माइनस गामा T1 गामा इज इक्वल टू P2 1 माइनस गामा इंटू T2 गामा। अब कई बार किताबें इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, उसको कैसे लिख देते हैं, P1 T1 गामा अपॉन 1 माइनस गामा दैट्स इट। बहुत वैरायटीज हैं, हमारी मर्जी हम कैसे भी लिखें, कितना भी लिखें, किस तरीके से भी लिखें, इट्स योर चॉइस। नीट में सीईटी में इसके ऊपर कोई वेरिएशन के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार। प्लीज हाँ जी बेटा, समझ आया यहाँ तक? ये पहला पार्ट किया भी, ये फर्स्ट सेगमेंट है, इसमें सेकंड सेगमेंट डिस्कस करते हैं। तो सेकंड सेगमेंट, जी बोलो। एक मिनट वो फर्स्ट स्लाइड फिर से दिखाओ। हाँ प्लीज। लेफ्ट साइड में तो ऊपर जाके सिर्फ माइनस गामा ही हो रहा है ना। हाँ तो P1 1 माइनस गामा होगा ना, ये P1 का वैल्यू 1 भी तो है, ये ऊपर जाएगा तो 1 माइनस गामा हो जाएगा ना। तो जैसे स्क्वायर है, मान लो 1 माइनस गामा स्क्वायर बनता है, वैसे हो नहीं सकता, गामा का वैल्यू 1 से हमेशा बड़ा ही रहता है। स्क्वायर तो स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड्स कर रहा हूँ, तो हम लोग क्या करते हैं, गामा बाय 1 माइनस गामा आ गया, ऐसी स्क्वायर रूटिंग की जगह मैं ये बोल रहा हूँ, रूटिंग विद 1 माइनस गामा इन बोथ साइड्स। तो भी तो पी का वैल्यू 1 हुआ तो वी रेज टू गामा ही होगा। मैं समझा नहीं क्या बोल रहा हूँ। आपने पी का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट किया ना। पी का वैल्यू 1 है ना बेटा, क्योंकि P1 था ना ऑलरेडी, मैंने V को रिप्लेस किया ना इसकी। ठीक है, ओके ठीक है। सेकंड पार्ट आता है कर्व। तो सबसे पहले बात करेंगे हम पीवी कर्व के बारे में। अब पीवी कर्व इसकी भी दिखती है सिमिलर, सेम कर्व है, बट यहाँ पर अब ऑब्वियसली मैं इसका स्लोप निकालने के लिए बोलूंगा तो क्या करेंगे, रैंडम पॉइंट लेंगे और वहां से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और एंगल थीटा बनेगा। स्लोप यहाँ पर भी नेगेटिव है क्योंकि सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रही है, तो इसका मतलब m इज इक्वल टू आना चाहिए था माइनस dp बाई dv। करेक्ट, दैट स्टेज द सेम, चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन वॉल्यूम, यही लिखते हैं हम tan थीटा। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर वैरायटी आ रही है तो हम काम करते हैं, p tv प्लस v dp इज इक्वल टू nr dt लिख सकता हूँ, कैन राइट लाइक दैट। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चा देखा जाए तो क्या फंडा पड़ रहा है, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज है ये, स्लोप निकालनी है हमारे को। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इससे नहीं कंफ्यूज करता हूँ, यहाँ से भी एक काम करिए, ये पता है ना पीवी रेस पर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट है, हाँ दोनों साइड्स को डिफरेंशिएट करिए, क्या मिलेगा, p इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ वी रेस पर गामा प्लस वी रेस पर गामा डिफरेंशिएशन ऑफ p इज इक्वल टू 0, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा गामा p इंटू वी रेस पर गामा माइनस 1 इंटू dv प्लस वी रेस पर गामा माइनस 1 इंटू v इंटू dp। वी पर गामा माइनस 1 दोनों साइड में कॉमन है, कॉमन निकालो, इक्वल टू 0 आ रहा है तो डिवाइड कर दो, खत्म होगी इक्वेशन। तो हमारे को क्या मिल रहा है, गामा p dv प्लस v dp इज इक्वल टू 0। तो शफल करते हैं, गामा p बाय v इज इक्वल टू माइनस dp बाय dv। तो स्लोप इज इक्वल टू गामा टाइम्स p बाय v। तो दिस कैन आल्सो बी रिटन एज स्लोप ऑफ एडियाबैटिक is equal to gamma times slope of isothermal। सही है गाइस, इसका मतलब स्लोप ऑफ पीवी कर्व इज ऑलवेज ग्रेटर देन
sorry, slope of adiabatic is always greater than slope of isothermal. ठीक है गाइस, इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर चाहूँ तो मैं एक एग्जांपल दे भी सकता हूँ, या एग्जांपल लिख देता हूँ। यहाँ पर सीधी सी बात आ रही है, अगर एक पीवी कर्व दी हुई है और दो स्लोप बना लेते हैं, एक स्लोप है ये और एक स्लोप है, भाई हो गया कुछ गलत, ऐसी है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस कॉमन पॉइंट पे दोनों कर्व्स के लिए स्लोप निकाल लेनी है। रेड वाले के लिए स्लोप आएगी ये, और ब्लू वाले के लिए स्लोप आएगी ये। तो किसकी स्लोप ज्यादा है? ब्लू वाले की। ये कर्व नंबर सेकंड है, ये कर्व नंबर 1 है। तो कर्व नंबर 2 इज नथिंग बट एडियाबैटिक इन नेचर एंड कर्व नंबर 1 इज आइसोथर्मल। समझ आया? तो आपने स्लोप देखनी है, जिसकी स्लोप ज्यादा वो एडियाबैटिक, जिसकी स्लोप ज्यादा वो एडियाबैटिक। बात समझ में आई? स्लोप मतलब थीटा के टर्म्स में देखा ना, कि क्योंकि ब्लू का हाँ थीटा ज्यादा हुआ तो बिल्कुल बिल्कुल, ब्लू ऐसा स्लोप बन रहा है, रेड ऐसा स्लोप बन रहा है, तो एंगल कम है ना, ये एंगल ज्यादा है, जिसका एंगल ज्यादा उसकी स्लोप ज्यादा। ठीक है गाइस, ठीक है, बहुत बढ़िया। थर्ड थिंग कम्स अप एज एडियाबैटिक इलास्टिक कांस्टेंट। तो किसके बराबर होगा? देखो जरा, हमें पता है बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या है, माइनस डीपी इंटू वी बाई डी वी, करेक्ट। अब हम लोगों ने पीछे फॉर्मूला क्या बनाया, अभी देखो क्या बनाया हमने। हमने बनाया, सिंस लिख देता हूं, सिंस गामा पी डीवी प्लस वी डॉट डीपी इज इक्वल टू 0 है, आप इसको उधर ले जाइए, गामा पी इज इक्वल टू माइनस डीपी इंटू वी बाई डीवी बन जाएगा। दैट इंप्लाइज ई एडियाबैटिक इज नथिंग बट गामा टाइम्स प्रेशर। गामा टाइम्स प्रेशर, कभी भी क्वेश्चन में एडियाबैटिक इलास्टिक कांस्टेंट आ जाए तो उसका आंसर आएगा गामा टाइम्स प्रेशर। The last thing of this entire topic is work done निकालना, and work done will be equivalent to NR. This is the only question which has got the reverse condition, T initial minus T final upon gamma minus 1. ऐसे लिखना है, ऐसे लिख लो। अगर बाई चांस किसी क्वेश्चन में P और V दिया हुआ है तो P इनिशियल V इनिशियल माइनस P फाइनल V फाइनल। अगेन सेम याद रहेगा, इन्हीं क्वेश्चंस में सिर्फ एडियाबैटिक है जिसमें उल्टा होता है, इनिशियल पहले आता है और फाइनल बाद में आता है। प्लीज नोट इट डाउन। सर पहले वाला स्लाइड दिखाऊं नहीं, स्क्रीनशॉट। ठीक है, यहाँ से हमारे सारे फर्स्ट लॉ के जितने भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस हैं वो सब खत्म हो गए। अब हम लोग आते हैं सीधा सेकंड लॉ में, ज्यादा बात करनी भी नहीं है, एकदम बेसिक सी बातें रखनी है और उसमें हम खत्म कर देंगे। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, इसमें सबसे पहली चीज अगर को पढ़ने वाली है वो है हीट इंजन। हीट इंजन में क्या होगा, एक सोर्स होगा जो कि हायर टेम्परेचर में है, रास्ते में एक टरबाइन होगी और फाइनली एक सिंक होगा। ठीक है, आप कुछ हीट देंगे, सोर्स से कुछ हीट ट्रैवल करेगी, रास्ते में टरबाइन को घुमाएगी, टरबाइन कुछ आउटपुट वर्क देगा और बाकी बची कुछ हीट सीधा सिंक में चले जाएगी। इसका मतलब काम कितना हुआ, Q1 माइनस Q2 हुआ। तो
अगर कोई बोले एफिशिएंसी निकालो, ईटा एफिशिएंसी का वैल्यू क्या होता है? आउटपुट विच इज वर्क डन, क्योंकि इंजन है मतलब टरबाइन घूमना इंपॉर्टेंट है, तो इंजन में आउटपुट क्या है, कितना तेज टरबाइन घूम रहा है, तो वर्क डन हो गया। अपॉन इनपुट क्या दिया है? इनपुट आपने हीट दी है Q1 की वजह से घूम रहा है वो, तो मतलब Q1 minus Q2 by Q1, so efficiency is equal to 1 minus Q2 by Q1। ठीक है, 1 minus Q2 by Q1, ये हीट इंजन का कॉन्सेप्ट हो गया। हायर टेम्परेचर सोर्स है, लोअर टेम्परेचर सिंक है। ठीक है, ऑटोमेटिकली जब हीट ट्रांसफर होगी तो रास्ते में टरबाइन घूमता हुआ जाएगा। वहीं इसका रिवर्स मेथड देखना है तो उसको हम लोग बुलाते हैं रेफ्रिजरेटर। ठीक है, तो सेकेंड आ जाता है रेफ्रिजरेटर। अब रेफ्रिजरेटर में ये एक सोर्स है, रास्ते में एक टरबाइन है, ये टरबाइन अब काम निकालेगी नहीं, काम देगी, मतलब एक्चुअली टरबाइन नहीं, एक मोटर है, सिंक है। यहाँ पे क्या होता है, ऐसा वर्क डन एक्सटर्नली करिए कि सिंक को और ठंडा कर दे, वहां से हीट एक्सट्रैक्ट करके सोर्स को दे दे। रेफ्रिजरेटर में यही होता है, ठंडी चीज को ठंडा कर रहा है तो पीछे हवा गर्म निकालता रहता है। ठीक है, वही काम हो रहा है, एसी चलाओगे तो बाहर हवा गर्म बाहर निकालेगा, तो हमारा आउटपुट उल्टा हो जाता है, हम लोग ठंडा करने के चक्कर में बाहर गर्म हवा निकालना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रेफ्रिजरेटर की एफिशिएंसी को हम लोग नाम देते हैं कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। also known as COP। तो COP एफिशिएंसी है, दैट इज नथिंग बट आउटपुट। यहाँ पर आउटपुट क्या है, फ्रिज का आउटपुट कैसे पता चलता है कि फ्रिज चल रहा है, ठंडा कर रहा है, ठंडा मतलब Q2। और इनपुट क्या है, बटन दबाया पावर दी, मतलब वर्क डन। दिस इज द COP। ये हो गया कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। वन लास्ट थिंग इन दिस एंटायर चैप्टर, then we can discuss a couple of questions। ठीक है, रेफ्रिजरेटर हो गया, आगे बढ़ते हैं। लास्ट थिंग, कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन की बेसिक स्पेसिफिकेशन जान लीजिए, क्या करता है, कैसे चलता है। जनरली क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, बट स्टिल इट्स इन दी एनसीईआरटी, इट्स इन दी कोर्स, सो यू शुड नो अबाउट इट। ठीक है, सो द लास्ट थिंग इज, उसके कंडीशंस हीट इंजन से मैच करेंगे ना? एकदम सही बात है, बस और कुछ नहीं करना। कार्नोट इंजन रखेंगे, कार्नोट इंजन का कार्नोट साइकिल है, प्राइमरी इंजन तो नाम ही है, प्राइमरी तो साइकिल डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। सो P वर्सेस V कर्व बनाते हैं हम, पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक चलेंगे, पॉइंट 2 से पॉइंट 3 तक, पॉइंट 3 से पॉइंट 4 तक, एंड पॉइंट 4 से पॉइंट 1 तक। 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 1। तो यहाँ पर जो 1 to 2 प्रोसेस है वो है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आप इस बात को समझिए, अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो एक्सपेंशन हो रहा है, और आप देख सकते हैं 1 और 2 और 2 और 3 की कर्व का स्लोप चेक करेंगे तो 2 और 3 का स्लोप ज्यादा है, 1 और 2 का स्लोप कम है। इसीलिए 2 to 3 और कुछ नहीं बल्कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन बनती है। अब आप जानते हो स्लोप ज्यादा तो वो एडियाबैटिक होगा। एडियाबैटिक एक्सपेंशन क्यों, क्योंकि अभी भी 2 से 3 का वॉल्यूम ज्यादा है, आई एम सॉरी 3 का वॉल्यूम 2 से ज्यादा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन आ गई। वहीं आप आगे चलिए, 3 to 4 जाइए, फिर से कंपैरेटिवली स्लोप कम है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आइसोथर्मल प्रोसेस है, लेकिन अब वॉल्यूम कम हो रहा है तो इसका मतलब कंप्रेशन हो रही है। ठीक है, एंड लास्ट 4 to 1 जाएंगे तो वो आएगा एडियाबैटिक कंप्रेशन, क्योंकि देखिए फोर्स वॉल्यूम कंपैरेटिवली कम ज्यादा है, 1 का और कम है।
सर यस प्लीज। आप यहाँ ये कर्व को देख के कैसे जज कर रहे हो तो इसका स्लोप ज्यादा है? बेटा ये इसका इस पॉइंट का जरा स्लोप निकाल और इस पॉइंट का स्लोप निकाल, किसकी स्लोप ज्यादा है। कर्व के सेंटर पॉइंट से स्लोप निकाल दिया अगर बस आंसर आ जाता है, समझ आ जाएगा कि एक का एंगल छोटा और एक का एंगल ज्यादा है। यहाँ पे एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इज या कार्नोट इंजन इज 1 माइनस T2 बाई T1। आप Q2 बाई Q1 लिख देते हैं। अब हम लोग सारी कैलकुलेशन करने के बाद कंक्लूजन में निकलते हैं कि T2 बाई T1। प्लीज रिमेंबर T2 एंड T1 should be taken in Kelvin। डिग्री सेल्सियस में गिवन होगा हमेशा क्वेश्चन में, लेकिन आपने केल्विन यूज करना है, ये याद रखना है। ठीक है, गॉट इट। ठीक है ना, दिस इज ऑल अबाउट थर्मोडायनामिक पार्ट। ठीक है, सारी चीजें डिस्कस होगी, वी कैन टॉक अबाउट फ्यू प्रॉब्लम्स। आप इस चैप्टर में जितना मैंने पढ़ा दिया, आई एम टेलिंग यू, यू डोंट नीड अ थिंग नाउ, इट इज इनफ। देख लो, आओ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। A sample of 0.1 grams of water at 100 degrees Celsius and normal pressure, this much, requires 54 calories of heat energy to convert to steam at 100 degrees Celsius. If the volume of the steam produces 167.11 cc, ठीक है, cubic centimeter आ गया सीधा। The change in internal energy of the sample is कुछ नहीं है, बेकार, सिर्फ यूनिट से खेल रहा है वो। पहले 0.1 ग्राम ऑफ वाटर था और उसके बाद उसने 167.1 cc ऑफ मतलब ये वॉल्यूम के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो डेल्टा क्यू निकालेंगे हम। 0.1 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड नॉर्मल प्रेशर रिक्वायर्स 54 कैलोरीज ऑफ हीट। बेटा डेल्टा क्यू दे दिया, 0.1 ग्राम का कोई है ही नहीं रोल। फिर पी डॉट डेल्टा यूज करेंगे और वो सबट्रैक्ट कर देंगे। दैट्स इट, डेल्टा क्यू पता है हमारे को। ठीक है, पी डीवी पता है हमारे को, क्योंकि डीवी दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, बस डीवी को ध्यान रखना, वो क्यूबिक सेंटीमीटर में, उसको स्टैंडर्ड यूनिट्स में कन्वर्ट करिए मीटर क्यूब में। तो वर्क डन पता है, हीट पता है, इंटरनल एनर्जी निकाल लेंगे। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ फटाफट, इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग इट सो मच, सीधा सीधा कर दूंगा। आप ये देख सकते हैं 54 कैलोरीज में दिया हुआ है। सिंस हम लोग सब स्टैंडर्ड सिस्टम में लेकर जा रहे हैं, तो हम लोग 4.18 या 4.2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली, ताकि कैलोरीज को जूल से में कन्वर्ट कर दें। डेल्टा यू फाइंड करना है। डेल्टा डब्ल्यू में मैंने जैसे आपको बोला, आपको सीसी में दिया हुआ है, उसको आप कन्वर्ट करेंगे 10⁻⁻⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे एंड वील गेट द आंसर ऑफ 208.6 जूल्स। सॉरी, मूविंग अहेड, ये देख लेते हैं। सिक्स्थ प्रॉब्लम, 1 मोल ऑफ एन आइडियल डायटोमिक गैस undergoes diatomic है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, undergoes a transition from A to B along the path AB as shown in the figure. The change in internal energy of the gas during this transition is, क्या करेंगे? वर्क डन पता है आपको, एरिया में तो कर्व निकाल सकते हो। हाँ जी बेटा, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? क्यों दिया हुआ है? आएगा एरिया अंडर रूट। बस यहाँ पर 1 मोल ऑफ आइडियल एटॉमिक गैस, हाँ ठीक है चलेगा। यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग चलाना, बस टेम्परेचर निकालने हैं। इनिशियल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम दिया हुआ है, चेंज इन टेम्परेचर निकाल सकते हैं। नहीं, 1 मोल ऑफ गैस है, तो इनिशियल टेम्परेचर और इनिशियल प्रेशर और इनिशियल वॉल्यूम दिया हुआ है 5 और 4, फाइनल वॉल्यूम और फाइनल प्रेशर दिया हुआ है। तो हाँ सब्ट्रैक्ट कर, बस अब दोनों के टेम्परेचर ढूंढ सकते हैं एनआरडीटी से। पीवी इज इक्वल टू एनआरडीटी। पी पता है, वी पता है, एनआरटी निकाल लेंगे। टी निकल सकता है क्योंकि 1 मोल दिया हुआ है। गाइस विद मी, सिमिलरली टेम्परेचर 1 निकालो, टेम्परेचर 2 निकालो, टेम्परेचर के बीच में डिफरेंस निकाल लो। अब आप जानते हो डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या होता है? F/2 एनआर डेल्टा टी। एफ क्या है यहाँ पर? 5, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम डायटोमिक गैस है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 आएगा। तो 5/2 एनआर dt, जो भी चेंज इन टेम्परेचर है। आई विल जस्ट शो यू उन्होंने क्या किया है। लेट मी सी, अगर
लंबा प्रोसेस हुआ तो मैं खुद कर दूंगा। डेल्टा यू इज इक्वल टू एनसीवी डेल्टा टी, उन्होंने वसीलाइट कर दिया, बल्कि अच्छा किया। डेल्टा यू इज इक्वल टू एनसीवी डेल्टा टी कर दिया। कांस्टेंट वॉल्यूम दिया हुआ है, दिया हुआ है, हाँ कांस्टेंट वॉल्यूम हुआ ना, कांस्टेंट वॉल्यूम कैसे दे दिया? अच्छा ठीक है, उन्होंने एफ बाई टू आर को सीवी ले लिया, वही बात है, एक ही बात है, एफ बाई टू एन आर टी ले लो यार, आई मीन इतना सीवी सुवी भी लिखना है, एफ बाई टू एन आर डी टी, सीधा आंसर आ जाएगा। सेम कंक्लूजन, प्लीज एवरीवन यू कैन नोट इट डाउन। मूविंग है, चले बेटा, समझ आ गया, सेम बोल रहा हूं वही किया है, ओके। लो ये भी देख लेते हैं, 10th क्वेश्चन लास्ट ईयर का है। A cylinder contains hydrogen gas at a pressure of this much, temperature of this much, its density is PV is equal to gamma RT. DRT, हाँ P is equal to gamma RT by M लिख लो, कुछ भी लिख लो यार, कैसे भी सॉल्व कर सकते हो। PM इक्वल टू DRT से भी हो जाएगा, M पता है हाइड्रोजन है। मुझे डायरेक्टली डेंसिटी निकालने को बोला ना बेटा, तो हम डायरेक्टली वो भी कर सकते हैं। हो गया काम। ये मेरा जो कल क्वेश्चन जिनमें मैंने आप लोगों को आइडियल गैस इक्वेशन के डिफरेंट फॉर्म्स बताए थे, उनमें से एक फॉर्म को यूज करना है। क्वेश्चन इज डायरेक्टली डन, कुछ करना ही नहीं है। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, किसी को कंफ्यूजन हो रही है कंफ्यूज मत हो। पी इज इक्वल टू, मैंने एक फॉर्म करवाया था, पी इज इक्वल टू रो आर टी बाय एम, एन इज मोलर मास, हाइड्रोजन 0.2 गैस है। ओके, हाइड्रोजन गैस है, गैस मतलब आप 1 ग्राम नहीं लेंगे, हाइड्रोजन गैस H2 है तो 2 ग्राम लेंगे, बस खत्म। रो आर टी बाई एम, सब कुछ पता है, वैल्यू पुट करो, करेक्ट होगा बेटा। क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। लो 2020 का एक और क्वेश्चन। Two cylinders A and B of equal capacity are connected to each other via stopcock. Two cylinders, same capacity, same volume can. A contains an ideal gas of standard temperature and pressure. B is completely evacuated, मतलब क्या है? Vacuum create किया हुआ करेक्टली। The entire system is thermally insulated. The stopcock is suddenly opened. The process is okay. ये आप सोचिए, अब मैं सीधा ऑप्शन दिखाता हूँ और फिर मुझे बताइएगा क्या होना चाहिए था, क्यों दिया उन्होंने। क्या है, दोबारा बोल रहा हूँ, 2 सिलेंडर है, दोनों के बीच में हम लोगों ने कॉक प्लेस किया हुआ है। I opened it up and one is evacuated, one is filled up with ideal gas equation. It is suddenly opened. The process is isothermal, adiabatic, isochoric, isobaric. I don't need answer. You keep it with you. I'll directly show you the solution, and then we'll say what might be the reason behind it. क्वेश्चन में क्लिक कहाँ होगा? एडियाबैटिक है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन की नहीं पता इस पूरे क्वेश्चन की, इस पूरे क्वेश्चन में आंसर वहीं पर है। वो इवैक्यूएटेड है तो हीट एक्सचेंज हो ही नहीं सकता। नहीं, लाइन वो नहीं है, इस पूरे क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। रीड द सेकंड लास्ट लाइन, द इंटायर सिस्टम इज थर्मली इंसुलेटेड। वो आपको आंसर दे रहा है, इट्स एन एडियाबैटिक प्रोसेस, तो क्वेश्चन में ही आंसर है। In which of the process following processes heat is neither absorbed nor released by the system? Adiabatic. सी बात भी नहीं करनी चाहिए थी। 14th question. The volume of a monoatomic gas varies with its temperature, as shown in the graph. The ratio of work done by the gas to the heat absorbed by it when it undergoes a change from state A to state B is volume V of a monatomic gas varies with temperature. इसमें दिख रहा है बेटा क्या कांस्टेंट है? क्या कांस्टेंट है? प्रेशर। VT ग्राफ स्ट्रेट लाइन तभी दिखाते हैं जब प्रेशर कांस्टेंट होता है। आइसोबेरिक प्रोसेस है, आपने कुछ नहीं करना, अपने दिमाग में मेरे वो जो मैंने अभी आज आप लोगों को पढ़ाया है वो 2 पेज आपके दिमाग में होने चाहिए बस।
हर एक प्रोसेस के 2 पन्ने पढ़ाए हैं मैंने, बस आपके दिमाग में वो 2 पन्ने आपके दिमाग में छपे होने चाहिए। आइसोबेरिक प्रोसेस है, रेशियो ऑफ वर्क डन बाय द गैस। आइसोबेरिक में वर्क डन क्या होता था, एनआरटी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ठीक है। तो टू दी हीट ऑफ वर्क डन, अब अगर आपको वो टेम्परेचर नहीं दिए हो तो वेरिएट द कर्व निकाल लेंगे, करेक्ट। टू दी हीट अब्सॉर्ब्ड बाय इट when it undergoes a change from state A to state B is मोनोटॉनिक गैस है तो हो जाएगा F/2 3/2 nRT हो गया। NCP डेल्टा T। कांस्टेंट प्रेशर है ना, तो CP ले लेते हैं यहाँ पर डायरेक्टली। बच्चा क्या होगा, वर्क डन क्या होगा, nRDT। डेल्टा Q क्या होता है, सुनो इधर, डेल्टा Q क्या होता है कांस्टेंट प्रेशर में, NCP डेल्टा T। तो nRDT अपॉन NCP डेल्टा T, n कैंसल, dt कैंसल, R अपॉन CP। CP क्या होता है, F/2 प्लस 1 इंटू R भी कैंसिल हो गया। F/2 मतलब कितना वोल्ट, कौन सी गैस, मोनोटॉनिक है, तो 2/5 आंसर आएगा। ए ऑप्शन होना चाहिए, ए ऑप्शन होना चाहिए। समझ आया मैंने क्या किया गाइस, आप ये समझिए वर्क डन का आइसोबेरिक में क्या फॉर्मूला था, सॉरी क्या बेरिक ही है, क्या फॉर्मूला होता है, nRDT, करेक्ट है। और DQ का फॉर्मूला क्या होता है, इट्स अ कांस्टेंट प्रेशर, NCP डेल्टा। मैंने जो आपको पढ़ाया स्टार्टिंग से वही दिमाग में रखो, तो दोनों को डिवाइड करो। तो R अपॉन CP का वैल्यू है F/2 प्लस 1 इंटू R। R और कैंसिल हो गया, लगाओ बेटा 1 अपॉन 3/2 प्लस 1, आंसर इज 2/5। है ना, ज्यादा दिमाग चलाना ही नहीं हमने, चीजें पढ़ाई हुई हैं उसी में से पढ़ो, बस हो जाएगा। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, थर्मोडायनेमिक्स आप लोगों ने 8-10 पन्ने भरे होंगे आज के लेक्चर में, 8-10 पन्ने भरो और आगे पेपर दे देना, बहुत अच्छे से हो जाएगा। सर वो 3/2 कैसे आया आपको उस समय? मोनोटॉनिक गैस गिवन है ना बेटा, यहाँ पे देख, F3 है ना। हाँ F का वैल्यू 3 हो गया, ठीक है। दो 2017 का क्वेश्चन, ये लो भैया। थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस आर इंडिकेटेड इन द फॉलोइंग डायग्राम। है ना, डायग्राम देख के क्वेश्चन अटेम्प्ट करें हम लोग। बहुत सभी तो कुछ अलग ही पूछ रहे हैं, छोड़ दो, छोड़ना क्यों है, देखो क्वेश्चन जरा देखो कितना बेवकूफ क्वेश्चन है। 700 केल्विन, 500 केल्विन और 300 केल्विन के 3 ग्राफ दिखाए हैं, आई डोंट इवन केयर। 500 300 700 बेकार टाइम पास के लिए दिए। 1 2 3 एंड 4 कर्व देखो, पीवी कर्व है, पीवी कर्व में फोर्थ ग्राफ, जो मैंने ग्राफ बनाया वही है दोस्तों। फोर्थ कर्व क्या है, आइसोबेरिक, प्रोसेस 4 इज आइसोबेरिक, एस और बी लिंक्ड अप है। दो ऑप्शन रह गए एस और बी वाले, ए ऑप्शन और डी ऑप्शन। फर्स्ट इक्वेशन आइसोकोरिक है, फर्स्ट इज आइसोकोरिक, पी और सी, ऑप्शन ए। अंदर वाले देखो, एडियाबैटिक और आइसोथर्मल देखना भी नहीं है, सिर्फ आइसोकोरिक और आइसोबेरिक देखो, हो गया काम, क्वेश्चन सॉल्व, ये ऑप्शन आंसर है। गाइस समझ आया, दोबारा बोल रहा हूं, 10 पन्ने भरे हैं ना आज के लेक्चर के, 10 पन्ने अच्छे से पढ़ लो, और प्लस केटीजी के 4-5 पन्ने जो लिखवाए थे, बस इन 15 पन्नों से केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स इंटायरली सॉल्व हो सकती है, नीट सीईटी रिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल। आप जेई मेंस के क्वेश्चन में हैंडल कर सकते हैं इसके साथ। हाँ, एडवांस में कुछ चीजें एक्स्ट्रा पूछते हैं, मेंस तक की प्रॉब्लम आप हैंडल कर सकते हैं इसमें। ये क्या देखो, हाँ ये मैंने आप लोगों को बताया नहीं है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का, तो मैं ये इस क्वेश्चन से समझा देता हूँ। क्या लिखा हुआ, 1 mole of an ideal monatomic gas undergoes a process described by the equation PV raised to 3 is equal to constant.
the heat capacity of the gas during the process is. ठीक है, क्या पूछ रहा है? हीट प्रोसेस पूछ रहा है। मैं आपको पहले यहाँ से सोल्यूशन दिखा देता हूँ, फिर डायरेक्टली यार नहीं समझ आएगा तो आई विल शिफ्ट माय फंडे एंड मैं आपको बता दूंगा। अब आप जानते हो पीवी इज इक्वल टू रेशमा क्यूब इज इक्वल टू कांस्टेंट बता रहा है, तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में पीवी रेशमा गामा या पीवी रेशमा अल्फा एस एन कुछ भी लिख दो, ठीक है। कई किताबें पीवी रेशमा एन इज इक्वल टू कांस्टेंट बोलती है। तो एन का वैल्यू कितना आ गया? 3। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, सीपी प्लस सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर होता है, लेकिन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, एक नोट लिख दीजिए, मैंने लिखाया नहीं था, नोट लिख लीजिए जब मैंने आपको मेयर्स इक्वेशन पढ़ाई है, नोट लिख लीजिए। फॉर अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस सीपी का वैल्यू होता है सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर अपॉन 1 माइनस एन। Sir, can you please repeat? Cp minus Cv is equal to R upon 1 minus N. N is the polytropic का जो भी नंबर दिया होगा, तो स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट पूछ रहा है, मतलब Cp पूछ रहा है, C पूछ रहा है, तो क्या आएगा? Cv प्लस R अपॉन 1 माइनस N। 3/2 आ रहा है क्योंकि मोनोटॉमिक गैस क्वेश्चन में गिवन दी हुई थी, मोनोटॉमिक गैस का एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हो रहा है, तो 3/2 R प्लस R अपॉन 1 माइनस 3, R/2 आ गया, माइनस साइन लग गया, तो 3 माइनस 1 2 2 R, आंसर R आ जाएगा, सॉल्व करिए आंसर आ जाएगा। ठीक है भैया, n का वैल्यू 3 ले ले बेटा, क्या हो गया, इतना मुश्किल नहीं है, n का वैल्यू 3 ले लो, बस खत्म। 1 माइनस 3 मतलब -2 आ गया। पॉलीट्रॉपिक के लिए फॉर्मूला याद रख लो। बाकी कभी किसी क्वेश्चन में पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के वर्क डन निकालने को पूछ ले, वैसे जो कि नीट सीईटी में इम्पॉसिबल है, जेईई मेंस में अगर, क्योंकि कुछ बच्चे वो भी अभी देंगे, अगर कभी वैसा कुछ क्वेश्चन आता है तो बहुत ही सिंपल सी बात है, पीवी रेशमा क्यूब इज इक्वल टू कांस्टेंट दिया हुआ, दैट्स अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ठीक है, आपने हमेशा याद रखना है कि एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस तो फॉलो कर ही रहा है, लेकिन आइडियल गैस इक्वेशन हर गैस फॉलो करती है। तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी और पीवी रेशमा क्यूब इज इक्वल टू कांस्टेंट, दो इक्वेशन मिल गई है, जो फाइंड करना कर लो। उन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कराना है, बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। फाइन, गुड इनफ। बाकी तो बेटा ग्राफ्स है, जैसे ये 2014 के क्वेश्चन है, 2015 का क्वेश्चन है, ये आप ग्राफ्स वाले प्रॉब्लम्स थोड़े से सॉल्व करेंगे। एरिया अंडर द कर्व की क्वेश्चन होते हैं जनरली, जैसे ये 21st क्वेश्चन है, काफी अच्छा है। A thermodynamic process undergoes a cyclic process ABCDA। cyclic process का मतलब इंटरनल एनर्जी का चेंज 0, वर्क डन, वो सिर्फ साइक्लिक प्रोसेस के अंदर का वर्क डन निकाल लो, हो गया। अब बच्चे कई बार मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर मुझे भूल जाता है क्लॉकवाइज में पॉजिटिव वर्क डन है या एंटी क्लॉकवाइज में, इसमें कुछ बोलने वाली चीज ही नहीं है। साइक्लिक प्रोसेस के लिए आप ये चीज लिख सकते हैं, इसको याद कभी करना ही नहीं, मैं कभी रट्टा मारने को नहीं बोलता हूं। मैं हमेशा बोलता हूं अगर आपको ज्यादा क्वेश्चन आगे साइक्लिक और मतलब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज के साइक्लिक प्रोसेस के ऊपर, तो बेटर है एक कर्व बना लो, एक सर्कल मारो, और सर्कल में अगर ऐसा है सर्कल, उसका प्रोसेस ऐसा है, मतलब क्लॉकवाइज प्रोसेस है, तो उस सिनेरियो में देखिए आप कम वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम तक पहुंच रहे हैं सेमी सर्कल में, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जा रहे हैं, तो आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, उसका एरिया अंडर द कर्व, area under the curve of A to B is this, whereas area under the curve of B to A is this। ओवरऑल आंसर रह गया ना, ऊपर का पार्ट है ना, और A to B जा रहे हैं, तो वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं A to B में, A to B में वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो रेड इज पॉजिटिव वर्क डन एंड ब्लू इज नेगेटिव वर्क डन, क्योंकि आप B to A जा रहे हैं, हायर वॉल्यूम टू लोअर वॉल्यूम जा रहे हैं, नेगेटिव वर्क डन आएगा, तो ओवरऑल नेट वर्क डन कितना आएगा? पॉजिटिव। वहीं अगर ऑन द कॉन्ट्ररी इसी प्रोसेस में आपको पीवी कर्व में
एंटी क्लॉकवाइज घूमता हुआ दिख रहा है, तो आप बी टू ए जो है वो नेगेटिव वर्क डन देखेंगे, करेक्ट है ना? बी टू ए जो है नेगेटिव, अपर सेमी सर्कल का देखना है बस, अपर सेमी सर्कल का वर्क डन ही बताएगा आपको पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। अब बी टू ए जा रहा है तो हायर वॉल्यूम टू लोअर वॉल्यूम जा रहे हैं, ओवरऑल आंसर वर्क डन नेगेटिव आएगा। समझ आया? तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस लगाने की जरूरत है। कूल इनफ। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। A thermodynamic system undergoes cyclic process A B C D A to B, B to C, C to D, D to A. The work done मतलब एरिया अंडर द कर्व होता है। अगर मुझे आप सॉरी अगर आप मुझसे पूछेंगे कि इसका वर्क डन निकाल लो तो पूरा एरिया अंडर द कर्व, नेट वर्क डन निकाल लीजिए, एरिया अंडर द कर्व निकालिए, आंसर आ जाए। तो इसको सेंटर पॉइंट को ओ ले लो, बी सी ओ का वर्क डन निकाल लो, ठीक है? यहाँ पर ध्यान रखिएगा अगर आप बी सी ओ देखेंगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, वहीं आप ए ओ डी देखेंगे तो वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, पॉजिटिव वर्क है। दोनों वर्क डन निकालेंगे, दोनों को माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। दोनों वर्क डन को माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। एक में आएगा चेंज इन वॉल्यूम सेम है, वी नॉट हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, दोनों के 0 आ रहा है बेस, सर। बिल्कुल दोनों के बेस और दोनों की हाइट बराबर है। मैंने क्या बोला, एक पॉजिटिव वर्क डन और एक नेगेटिव वर्क डन है, तो नेट वर्क डन क्या होगा, दोनों को ऐड करेंगे, आंसर आ गया 0। डी ऑप्शन, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। करेक्ट गाइस, करेक्ट। मैं आप लोगों को क्वेश्चंस के थ्रू ही बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, मल्टीपल कॉन्सेप्ट होते जा रहे हैं आपके। दो क्वेश्चन से दो कॉन्सेप्ट सीख गए, पॉलीट्रॉपिक भी सीख गए और साइक्लिक भी सीख गए। बाकी क्वेश्चन आप बहुत इजीली टैकल कर सकते हैं बेटा। सर हाँ जी बेटा। सर मुझे वो क्वेश्चन का एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज नहीं समझा। बेटा बी सी ओ पॉइंट सेंट्रल पॉइंट रख ले, ये 2p नॉट वाला, 2p नॉट वाला ओ पॉइंट है। अब देख जरा, ओ टू बी, बी टू सी, सी टू ओ क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। हाँ हाँ ए टू ओ टू डी टू ए क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज का पॉजिटिव वर्क डन होता है, एंटी क्लॉकवाइज का नेगेटिव वर्क डन होता है, जबकि दोनों का वर्क डन एरिया अंडर द कर्व सेम है। करेक्ट, समझ गए बेटा? हाँ सर। ठीक है, बाकी बेटा क्वेश्चंस हम लोग ट्राई करेंगे थोड़े से। सॉरी, लेट मी जस्ट सी, कुछ और अच्छा क्वेश्चन दिखता तो मैं वो करा देता हूँ। एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन तो आप बड़े इजीली हैंडल कर लेंगे, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस। ओवरऑल क्वेश्चन इतने ही है, ज्यादा कोई परेशानी वाली चीज नहीं है, ठीक है? आप टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम देखिए, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट इट, ठीक है? और कोई एरिया अंडर द कर्व वाला क्वेश्चन करा दो, ये कर लेते हैं, 19th क्वेश्चन कर लेते हैं। Figure shows two paths that may be taken by a gas to go from state A to state C. In the process, AB, 400 joules of heat is added to the system, and in the process BC, 100 joules of heat is added to the system. The heat absorbed by the system in the process AC will be. See, understand this. आपका A to B में area under the curve 0 है. It's an isochloric process. आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन 0 हो जाता है, तो जो भी आप हीट ऐड अप कर रहे हैं वो इंटरनल एनर्जी में ऐड अप हो रहा है। डेल्टा क्यू इज डेल्टा यू। बी सी के लिए एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे तो वर्क डन आ जाएगा, तो डब्ल्यू मिल गया, ठीक है? आपको डेल्टा क्यू दिया हुआ है 100 जूल्स, तो डेल्टा यू निकाल सकते हैं, करेक्ट? आई टेल यू व्हाट आई एम डूइंग। मैं क्या कर रहा हूं, ये ग्राफ दिया हुआ है, आप यहां से लेकर यहां तक के लिए ए टू बी एंड बी टू सी, ठीक है? ए टू बी में जो भी आपने हीट दी है, डेल्टा क्यू फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू डेल्टा यू फ्रॉम ए टू बी, करेक्ट है? क्योंकि डेल्टा डब्ल्यू तो 0 है, क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस है। वहीं बी टू सी में डेल्टा क्यू बी टू सी दिया हुआ है, तो डेल्टा यू ए टू बी आपको मिल गया कितना, 400 जूल्स।
क्वेश्चन में दिया हुआ था। डेल्टा क्यू B2C आपको दिया हुआ है 100 जूल्स। आप एक काम करिए, यहाँ पर एरिया अंडर दिस कर्व निकाल दीजिए, तो आपको वर्क डन मिल जाएगा। डेल्टा W B2C कितना हुआ बेटा? देखो क्वेश्चन देखते हैं। 2 × 10⁻³ into 6 × 10⁴ तो 120 जूल्स। 12 या 120 जूल्स। 120 जूल्स आ गया। अब डेल्टा W पता, डेल्टा Q पता, डेल्टा U क्या होगा? -20 जूल्स। करेक्ट है गाइस? डेल्टा Q इज इक्वल डेल्टा U प्लस डेल्टा W। डेल्टा U मिल गया। अब आपको याद है इंटरनल एनर्जी का क्या प्रोसेस था? फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट के बीच में स्टेट फंक्शन है, तो मतलब क्या हो जाएगा? 400 - 20 दैट्स 380 जूल्स। डेल्टा U पता है? डेल्टा U पता है? आपको पूछा क्या? डेल्टा Q पूछ रहा है। द हीट एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम इन द प्रोसेस A to C। देखो ग्राफ उल्टा जा रहा है। एरिया अंडर द कर्व निकालो जरा इसका, कितना निकलेगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ द स्क्वायर डाउन बिलो। एरिया अंडर द A to C वाला कॉलम निकालो। ये दिया हुआ है 2 × 10⁴, ये दिया हुआ है 6 × 10⁴, ये दिया हुआ है 2 × 10⁻³ और ये दिया हुआ है 4 × 10⁻³ -3। आप इस लाइन के लिए निकाल रहे हैं। A to C का एरिया अंडर द कर्व निकालिए, निकालिए इसको। डेल्टा W फ्रॉम A to C कितना आएगा बेटा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस 2 × 10⁻⁴ प्लस 2 × 10⁻⁻। ये कैंसिल हो गया, दैट इज 40 प्लस 20, ये आंसर 60 जूल्स। ये क्या है? वर्क डन। वर्क डन आ गया और U आ गया, ऐड कर दो, कितना आएगा? कितना आएगा? 440। करेक्ट है गाइस? ओ भाई इतना कंफ्यूज नहीं होना। सर आपके पिछले पेज पे फिर से जाओ ना, एसी का वर्क डन एक बार समझाओ ना वापस। किसका बेटा? वर्क डन बाय एसी। ये आएगा ना बेटा ब्लू लाइन वाला। ये ट्राइंगल का एरिया और ये ट्राइंगल का एरिया निकाल। ट्राइंगल और नीचे वाला रेक्टेंगल। तो 2 × 10⁴ into 2 × 10⁻³ चेंज इन वॉल्यूम कितना? 2 × 10⁻³ और ट्राइंगल का एरिया तो निकाला ही हुआ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। राइट। ओके, यहाँ पे गलती की, ये 40 आएगा। आई एम सो सॉरी। 2 × 2 4 आएगा ना, 4 × 10 40 आएगा। 80 जूल्स आया, 80 और 380 460 हो गया। ऑप्शन ए 460। ठीक है, क्वेश्चन ट्राई करिए, मेरे कॉन्सेप्ट्स को यूज करिए, दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ सोचना नहीं है बेटा। ठीक है, इतना करिए, दैट विल बी इट।